नमस्कार दोस्तों। तो हम पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज नंबर 17 देख रहे थे आर एग्जाम के लिए। और हिंदी के सारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और इसमें 102 प्रश्न तक हमने फास्ट रिवीजन कर लिया था। ये लास्ट वीडियो है इस टेस्ट सीरीज का। 103 से देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, ये निकालता कौन है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट? तो विश्व आर्थिक मंच निकालता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। एक होता है विश्व हैप्पीनेस सूचकांक, तो इसमें भारत का स्थान 139वां है। तो ये भी बात याद रखने की है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष देश कौन सा था? तो आइसलैंड शीर्ष देश है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा सत्र 2020 से 21 के जारी अनुबंधित क्रिकेटरों की A+ श्रेणी में कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं है? तो A+ श्रेणी में जो शामिल है उसका नाम देखते हैं। जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह ये शामिल हैं। जबकि विकल्प डी में जो लिखा हुआ था शिखर धवन, ये शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य कर दी गई है? तो सरकार द्वारा 1 जून 2021 से हॉल मार्क को अनिवार्य कर दी गई है। और हॉल मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, ये हॉल मार्क जारी करने से क्या होगा ये कि सोने के आभूषण में जो ठगी होती है वो ठगी बंद हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो कानपुर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। 9.9% मात्र ये दशकीय वृद्धि दर था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के मध्य शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2001 से 11 के मध्य वाली बात पूछ रहा है। तो शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वो सिक्किम का था, 153.4%। अगर यूटी में पूछ देता तो यूटी में दमन एंड दीव जो है यानी यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुआ है 218.8%, तो सबसे ज़्यादा था। किसी भी राज्य या यूटी में अगर पूछता तो दमन एंड दीव का हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो राज्यों के बारे में पूछा है और सिक्किम है विकल्प में। अच्छा, पूरी तरह से जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7%। ग्रामीण के बारे में पूछे तो 12.3% और शहरी में पूछे तो 71.8% जनसंख्या वृद्धि दर था। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 20.22% थी, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जनसंख्या से संबंधित एक 30 मिनट या 28 मिनट या 30 मिनट का एक वीडियो बना हुआ है। उसमें कुछ इतिहास से जुड़े जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं या फिर जो कंपैरेटिव स्टडी एक तरीके से क्राउन के बुक से मैंने वहाँ पर किया है। हालांकि उसमें लूसेंट वाले भी फैक्ट मिले हुए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं उस वीडियो को, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है तो आप उसको देखिएगा। 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा बढ़ा के देखने से। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितने प्रतिशत कम है? तो 5.3% कम है। आपको पता ही है कि यूपी की साक्षरता दर 67.7% के आसपास है। और शहरी देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता दर देखें तो 73% है। तो उस हिसाब से अगर आप घटा उठा के देखेंगे तो 5.3% आ जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के तहत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। तो ये कथन सही है। दूसरा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। तो ये भी सही है और महत्वपूर्ण फैक्ट के तौर पर इसको याद रखा जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो सोनभद्र जिले में है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसलिए दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अगर सबसे कम पूछता अनुसूचित जनजाति तो बागपत का नाम हम लेते। नेक्स्ट, सोनभद्र वैसे ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा से टच करता है। वो 4 राज्यों की सीमा कौन कौन से हैं वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से साख पत्र मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। दरअसल आयातकर्ता एक निवेदन करता है किसी संस्थान से, एनबीएफसी या किसी संस्थान से, तो वो जारी कर देता है लाइन ऑफ क्रेडिट। और ये इंटरनेशनल व्यापार जब करते हैं तो उस समय पेमेंट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट में बोल रहा हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है ये। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, तारापोर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तारापोर समिति का संबंध पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, गैट का तात्पर्य क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, यही गैट का पूरा तात्पर्य है।
मतलब फुल फॉर्म जैसा, और 1 जनवरी 1948 से ये क्रियाशील है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो जीवन बीमा पर लागू नहीं होता क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जबकि अग्नि बीमा पर होता है, समुद्री बीमा पर होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, लेकिन इधर इस साइड है। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तो याद ही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय, अच्छा छठी पंचवर्षीय योजना ये भी याद रहता है लगभग, तो 1980 से 85। उसके बाद फिर और अगर मिलाएंगे, पहले इतना से ही एलिमिनेट हो जाएगा। डी का 1 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में देखिए डी का 1, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब बी नंबर। तो 2 3 4 1 ऐसे है, 2 3 4 1 मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, और बाकी जो बच गया लास्ट में ये हो जाएगा ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 to 74। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति के बारे में पूछ रहा है, किससे संबंधित है, तो लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है ये। इसके समस्या के अध्ययन के लिए 1995 में आबिद हुसैन समिति को गठित किया गया था। निम्नलिखित में से वह मूल्य क्या कहलाता है जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। तो हड़बड़ा करके इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं टिक लगाना है। इसमें पूछ रहा है कि जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, तो जो क्रय करती है वो अधिप्राप्ति मूल्य पर क्रय करती है, यानी वसूली मूल्य पर क्रय करती है, और ये सामान्यतः एमएसपी से थोड़ा ऊंचा होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ पाता है ऋणी। कैसे, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मूल्य या क्रय शक्ति घट जाती है, तो ऋणदाता को एक तरीके से हानि होती है, क्योंकि ऋण तो उतना ही उसको वापस मिलेगा, लेकिन उसकी क्रय शक्ति घट गई है। लेकिन जो ऋणी होता है उसको लाभ हो जाता है, क्योंकि उस चुकाना कम पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा उतनी ही होगी, लेकिन उसका वैल्यू कम हो जाता है, इसीलिए कहते हैं चुकाना कम पड़ता है। भारत में भविष्य निधि है, तो एक संविदा आधारित बचत है, और आपको भी पता है कि सरकार की आय नहीं है, तो ये दायित्व होता है भविष्य निधि भारत में। नेक्स्ट है विकल्प ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता, तो गरीबी रेखा निकालने के लिए जो नहीं लाया जाता वो साक्षरता नहीं लाया जाता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। जबकि लाया कौन जाता है, भोजन में कैलोरी की मात्रा को देखा जाता है गरीबी रेखा निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति औसत आय देखा जाता है, HCR भी देखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, सिंगरौली कोयला खदान सोनभद्र में है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ये रेणुकूट में है, जबकि कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये लखनऊ में नहीं कानपुर में है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो जो सत्य कथन है उसको देख लेते हैं, सारा सत्य है। तो नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, एकदम सही है। वान सागर विद्युत परियोजना मिर्जापुर में स्थित है, ये भी सही है। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है, ये भी सही है। तो तीनों सही, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो चंद्रप्रभा बांध च से चंद्रप्रभा च से चंदौली, तो चंदौली में स्थित है। जबकि सोनभद्र में कौन कौन से बांध हैं, रिहंद बांध, ओबरा बांध। मिर्जापुर में कौन कौन से बांध हैं, जिरगो बांध, अहरौरा बांध और मेषादवा बांध। ललितपुर में कौन से बांध स्थित है, रसजनाम बांध, गोविंद सागर बांध, शहजाद बांध, रोहिणी बांध, ये सारे बांध ललितपुर में स्थित थे। अच्छा, मिर्जापुर से संबंधित अभी एक हमने फैक्ट पढ़ा था कि वान सागर विद्युत परियोजना ये मिर्जापुर में ही है, और मिर्जापुर में ही जिरगो बांध, अहरौरा बांध और मेजादवा बांध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित उसको देख लेते हैं। खरवार जनजाति देवरिया और बलिया में मिलता है। अच्छा, खरवार जनजाति देवरिया, बलिया और वाराणसी में भी है। गोंड जनजाति महाराजगंज में, बुक्सा जनजाति बिजनौर में, और जो सुमेलित नहीं है विकल्प डी, क्योंकि जौनसारी जनजाति जालौन में नहीं फैजाबाद में मिलती है। अच्छा, जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट है कहाँ गया, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, सही है कथन। दूसरा लिखा पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था, यह भी कथन सही है। तीसरा लिखा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भदोही में हुआ था, जी नहीं, चंदौली में हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म चंदौली में हुआ था। तो 1 2 सही है, विकल्प 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मा लोक नृत्य का क्षेत्र पहचानिए, तो कर्मा लोक नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। ठीक। बुंदेलखंड में पाई डंडा, राई, दीपावली, सहरा और कार्तिक गीत होता है। जौनपुर की बात करें तो चौरसिया लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट है शाकंभरी देवी मेला किस जिले में मनाया जाता है, तो शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में मनाया जाता है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। और महोबा की बात करें तो कजली महोत्सव, गोरखपुर की बात करें तो खेजड़ी मेला,
खिचड़ी मेला, और बलरामपुर की बात करें देवी पाटन मेला, ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के विकल्प देखते हैं, मथुरा में स्थित है। अच्छा, मथुरा से याद आया, मथुरा में, उत्तर प्रदेश का मथुरा एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज़्यादा मेला भी लगता है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1976 में हुई है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना, और संस्कृत संस्थान की स्थापना भी 1976 में ही हुई है। एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब जो घटना चक्र का पॉइंटर, जो प्रीवियस ईयर 1990 से जितने भी आए हुए हैं ना, सारा पॉइंटर अपलोडेड है। तो आप उसको वीडियो को बढ़ा के देखें, छोटे छोटे वीडियो भी हैं 20-20 मिनट के 3, नहीं तो सबका मास्टर वीडियो भी है। तो अगर आप जैसे देखना हो देख सकते हैं, 40 मिनट में, 40-45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ये कई बार आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है। अन्य विकल्प को देख लेते हैं। 1989 में लिखा हुआ है कृषि अनुसंधान परिषद, और 1989 में ही मुझे याद आ रहा है कि उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में राज्य में दर्जा मिला है। और 1972 तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई है। 1958 में भाषा विभाग की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले उसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना 1992 में स्थापित हुई, और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। बटेश्वर मेला आगरा में होता है, आगरा में ही सुलह कुल मेला भी होता है। जबकि इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड ये रायबरेली में नहीं, बाराबंकी में है। रायबरेली में तो रेल पहिया कारखाना है, रेल का पहिया जहाँ बनता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द, मैथ वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं वो। तो दिए गए विकल्पों में बेजोड़ संख्या को ज्ञात कीजिए। बेजोड़ का मतलब जो बेमेल है एक तरीके से। तो देखिए 131, 151 और 181 ये जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 171 ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसका विभाजन किया जा सकता है। आप करके देखेंगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखिए ताला और चाबी, तो चाबी का काम ताला को खोलना जिस प्रकार से, उसी तरीके से यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा अपराध के सामने जांच पड़ताल। जांच पड़ताल करने से भी अपराध की रहस्य खुल जाते हैं। नेक्स्ट है तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया है। सॉरी। नेक्स्ट है प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो डियर का डो, मतलब डियर मतलब हिरन होता है, और मादा हिरन के लिए डो शब्द का यूज होता है। उसी तरह से फॉक्स के लिए यहाँ विक्सन शब्द का यूज हो रहा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो देखिए 25 और 125 फिर 100, तो कैसे है ये सीरीज पता है? 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब, उसी तरह से 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 पे 3 का मतलब 1000 हो जाएगा कुल मिला करके। तो वही सारा चीज़ था। फिर यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, फिर 15 का क्यूब हो जाएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 5-5 के रेंज में स्क्वायर और क्यूब था। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो करते हैं चयन। नेक्स्ट ऐसा पहले नेक्स्ट से पहले इसको चयन कर लेते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है विकल्प सी है 59(2). कैसे? इसमें यह है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे कर करके है कुल मिला करके। तो जब ऐसा करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है बटे 2 है। तो उसी तरीके से ये सीरीज है, मैंने सीरीज आपको बता दिया। आप इसको जब करेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर 5 का स्क्वायर इस तरह से आएगा। ये इसका आंसर आता है विकल्प सी। नेक्स्ट है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो चयन करते हैं। देखिए इसमें सीरीज में पकड़ना होता है, वैसे इसका आंसर बी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे आया है आंसर। तो 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ 6 आ गया है। 6 + 6 कितना होगा? 12 होगा। 12 यहाँ आया है। कुल मिला के क्रम देखिए +4 +6 +8 +10 +12 ऐसे हो रहा है। तो इस हिसाब से 42 होगा। तो ये सीरीज है इसका। नेक्स्ट है उस समय का चयन कीजिए, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर सही इसका ए है यानी बाई, लेकिन कैसे इस तक पहुंचते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आई का जो क्रम है उसमें 2 जब ऐड करेंगे आप तो के आएगा। फिर के का जो क्रम होता है उसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो आपको ओ आएगा। फिर ओ में अगर 6 ऐड करते हैं तो आपको यू आएगा। फिर यू में 8, तो मतलब क्या हुआ? 2 4 फिर +2 6, फिर 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 ऐसे करके ऐड करने का एक सीरीज है ये। तो 22 आ जाता है कुल मिला करके। नेक्स्ट है यदि शेर को मछली कहा जाता है, मछली को तोता कहा जाता है,
तोते को चूहा कहा जाता है और चूहे को बिल्ली कहा जाता है, तो बिल्ली को बाघ अगर कहा जाता हो तो बताइए कि निम्नलिखित में से एक पक्षी कौन सा है? तो एक पक्षी चूहा है। कैसे? क्योंकि पक्षी तो तोता है, तो तोते को क्या कहा जा रहा है? चूहा। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अब ये देखिए, इसको पहचानना है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब साइज में बड़ा है तो छोटा ही। आप अगर गौर से देखेंगे, दरअसल आकृति की पहचान करनी है, तो एम यहाँ पे है और यहाँ पे एस है। तो अगर यहाँ से देखें तो कुल मिला के 180 डिग्री में दोनों का अंतर है। अब ये वाला एम जो है ये इस तरीके से 90 डिग्री इधर बढ़ रहा है, तो इस कोने में आ गया, तो ये वाला भी क्या होगा? 90 डिग्री इधर बढ़ जाएगा, तो ये वाला चीज़ यहाँ आएगा। फिर जब इसको देखेंगे, ये फिर 90 डिग्री बढ़ जा रहा है इस साइड में, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाएगा। फिर अब ये फिर 90 डिग्री अभी भी एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ गया ये एम, तो फिर ये भी नीचे आ जाएगा 90 डिग्री। उसी तरीके से अब सीरीज में कहाँ जाएगा? तो अब सीरीज अगर बढ़ेगा तो इस कोने में आ जाएगा, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाएगा। तो वहीं से आ जाएगा तो क्या इससे एलिमिनेट हो रहा है? इससे एलिमिनेट सिर्फ एक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस कोने पे सिर्फ एस है, तो ये तो कम से कम नहीं होगा। अब ये और ये इसमें तीनों डिसाइड करना है। अब देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, अभी और भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक था, है ना, ऐसे, फिर एल टाइप का बन गया, फिर यहाँ पर यू टाइप का बन गया, फिर यहाँ पर इसे गोल हो गया है। तो अब क्या होगा? अब एक और आना चाहिए, यानी इस तरह से ऐसे होकर के एक इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा हुआ है, तो यहाँ आना चाहिए ऐसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये किस में नहीं है? ये तो ऑलरेडी कट चुका है, विकल्प सी नंबर। अब ये इसमें है ही नहीं, बाकी ये 3 में है। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं और इसमें कुछ ज़्यादा ही है, तो ये दोनों नहीं होगा। और ये पहले ही कट चुका है, तो सिर्फ विकल्प बी बच गया इसका आंसर। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले निवेदन कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मार्च तक नहीं कंप्लीट हुआ तो चैनल जाएगा बंद हो। आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, ऑफ कर लीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आप सुझाव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पहले। तो डी बराबर 3 है, जी बराबर 6 है और OWL बराबर 47 है। तो फ्लावर बराबर बताइए क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो फ्लावर बराबर होगा सी यानी 73। कैसे? तो देखिए डी बराबर 4 कैसे आया है, सॉरी 3 आया है, तो डी बराबर 3 कैसे आया है? तो डी का वैल्यू तो 4 होता है, लेकिन 4 माइनस 1 किए हैं तो 3 आया यहाँ पे, ठीक है। जी का 6 कैसे आया है? क्योंकि जी का 7 होता है, लेकिन उसको 1 से माइनस कर दिए तो 6 आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से ओ का जितना होता है उसमें -1 कर दिए तो 15 आया। डब्लू का जितना होता है जितना क्या 23 होता है, तो 1 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा। और एल का 12 होता है, -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा। तो सबको जब जोड़ेंगे 14, 22 और 11 को तो 47 आता है, ठीक है, वही है 47 है। उसी तरीके से FLOWER जो है, तो सबको अगर यहाँ पे लिखेंगे सबका, जैसे F का 6 होता है इस तरह से, तो सबको -1 1 करके जब आएगा ना, देख मैं यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ, PDF में आप देख लीजिएगा, तो आपको 73 कुल मिलकर मिलेगा, जो विकल्प सी में है, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरी शैली में और भी कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो संबंधी सुधार क्या करने हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर टिक नहीं लगाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं देखूंगा नेक्स्ट, मतलब 1-2 तो जिसमें लगा हुआ है तो वो उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो आगे वाला जो टेस्ट सॉल्व करूँगा उसमें टिक नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ संकेत दूंगा, बगल में सिर्फ जो पीछे व्याख्या में बातें हैं वो सिर्फ लिख दूंगा। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए।